Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स हम इसका 10th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को जो है वो तफसील से देखेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को 3 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस को देखा जिसमें हमने साइनोसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया इन दोनों की तफसीलात जो हैं वो स्टडी की। आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस को देखेंगे और यहाँ पे हम 2 इन्फेक्शंस को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। एक होगा नमोनिया और दूसरा होगा स्टूडेंट्स पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और फिर जो इससे अगला लेक्चर होगा हमारा स्टूडेंट्स वहां पे हम डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स को जो है वो तफसील से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इन्फेक्शन के हवाले से बता देता हूँ। गो कि मैं आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर इसका कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ लेकिन मैं आपको इसके हवाले से दोबारा बता देता हूँ। इन्फेक्शन क्या होता है बच्चों? इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जब जरासीम दाखिल हों और दाखिल होकर वो तकसीम करना शुरू कर दें, अपनी तादाद को ज्यादा करना शुरू कर दें और बच्चों वो अपनी तादाद को ज्यादा करने के साथ साथ हमारे जिस्म को जब नुकसान पहुंचाए तो हम इसे इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इसे जो है वो एक लाइन की शक्ल में पढ़ना चाहें तो इन्फेक्शन से क्या मुराद है? इन्फेक्शन से मुराद जरासीम का हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होकर अपनी तादाद में इजाफा करना और हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, तो आप इसकी तारीफ जो है वो आपने इस तरह से अच्छी तरह से याद रखनी है। अब बच्चों इन जरासीम के अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ फंजाए हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। तो ये तमाम जो है ठीक है जो जब हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होंगे और वो दाखिल होकर हमारी बॉडी को जो है वो इन्फेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, तो इनके नुकसान पहुंचाने के इस अमल को हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस को देखना है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता है कि नेजल कैविटी आता है, फेरिंक्स आता है और साथ लैरिंक्स आता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर साइनोसिस भी आते हैं, ठीक है, जिनको हमने पैरानेजल साइनोसिस कहा था, जो कि असल में जो हमारी नेजल कैविटी है इसी के साथ ही लिंक्ड होते हैं। ठीक है, उसके साथ हमने लोकेशन भी तफसील से पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी। बच्चों आज का जो हमारा फोकस होगा वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस पे होगा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस में देखें क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिकिया आता है। ट्रिकिया के बाद बच्चों ब्रोंकाई, सिर्फ ब्रोंकाई नहीं, ब्रोंकाई के आगे से डिवीजन्स, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद बच्चों ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्व्यूलर डक्ट्स और फिर अल्वोलाई। ठीक है, ये सब जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आता है। उसके बाद बच्चों ये जो लंग्स हैं ये भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के वो इन्फेक्शन जो कि हमारी बुक में लिखे हुए हैं हम इनको जो है वो तफसील से देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वो कहता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस इंक्लूड बच्चों जो सांस की नाली का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, जो कि ट्रिकिया से लेकर लंग्स तक है। अब बच्चों वो कहता है कि इसके जो इन्फेक्शन हैं इनमें क्या क्या शामिल है। इनमें बच्चों न्यूमोनिया शामिल है। बच्चों पी साइलेंट होता है, हम उसको निमोनिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ इसको ज़हन में रखना है, पी वर्ड जो है ये साइलेंट है। ठीक है, तो निमोनिया, उसके बाद बच्चों पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इन दोनों की तफसीलात जो हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो है लंग अब्सेस। बच्चों ज़हन में रखें अब्सेस क्या होता है। ठीक है, अब्सेस के आगे आप लिख लें पॉकेट, स्मॉल पॉकेट ऑफ पस। किसे कहते हैं? स्मॉल पॉकेट ऑफ पस। बच्चों पस किसे कहते हैं? पस कहते हैं रेशे को। ठीक है, अब बच्चों ये रेशा कैसे बनता है? जब हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो जरासीम के साथ लड़ते हैं तो कुछ जो है वो जरासीम की डेथ होती है, कुछ हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की डेथ होती है। तो बच्चों अब इनकी जो डेड बॉडीज है वो इकट्ठी होकर जो है वो पस बनाती है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो पस है उसको इकट्ठा करके एक छोटी सी जगह पे ला के रख दिया जाता है। ठीक है, और बच्चों उसकी वजह से एक छोटी सी थाली बनती है जिस्म के ऊपर जिसे हम अब्सेस कहते हैं। अब्सेस बच्चों ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर बन सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये जो है ये बाजू के ऊपर अब्सेस फॉर्मेशन हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो ये आपको जो है वो एक फिंगर के ऊपर जो है वो अब्सेस फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक स्मॉल पॉकेट ऑफ पस बनी हुई है और ये वो रास्ता है जो कि इस पस के निकलने के लिए है। ठीक है,
अब बच्चों अगर इसी तरह की एक पॉकेट जो है वो पस की वो लंग्स के अंदर बने तो इसको हम लंग अब्सेस कहते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में इसकी तफसीलात नहीं है, लेकिन आपको जो है वो इसका पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों जो चौथी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो है ब्रोंकाइटिस। बच्चों ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर दिया था। ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और ब्रोंकाई बच्चों जो ब्रोंको लफ्ज है यहाँ पे ये ब्रोंकाई से निकला है, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। बच्चों अब एक इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, एक को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ठीक है। अभी जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है बच्चों, ये हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे लंग्स के, वहां पे हम उसको तफसील से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम बाकायदा जो है वो सबसे पहले नमूनिया और फिर हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की जो है वो तफसील देखते हैं। स्टूडेंट्स नमूनिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाए। क्या नाम है स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाए। मैंने आगे आप लोगों के लिए इसका नाम लिखा भी हुआ है, ठीक है। हम इसको आगे तफसील से देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये जो बैक्टीरिया है ये नमूनिया फैलाता कैसे है, ठीक है। बच्चों ये एक स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए शो की है, आपके बुक में ये स्लाइड जो है वो नहीं दी गई, लेकिन आप लोगों ने इसको जो है वो ध्यान से समझना है। अब जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हेयर्स और म्यूकस हैं। इनका काम ये है कि इन्होंने जो बाहर से आने वाले एजेंट्स हैं उनको अंदर आने नहीं देना, उनको लंग्स की इनर वॉल्स तक पहुंचने नहीं देना। उसमें फॉरेन एजेंट्स के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जरासीम है, उनको इन्होंने लंग्स के अंदर आने नहीं देना। लेकिन बच्चों जब हमारे ये जो डिफेंस जो आउटर लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है, हेयर्स आ जाते हैं बच्चों, जब ये नाकाम हो जाते हैं, ठीक है, जब ये फेल हो जाते हैं, तो फिर होता क्या है, जो जरासीम है बच्चों, जो बैक्टीरिया है, वो हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों जब ये जरासीम जो है वो हमारे एल्वोलाई के अंदर आ जाएंगे तो फिर वहां पे ये प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे। प्रोलिफरेट का मतलब होता है अपनी तादाद को ज्यादा करना शुरू कर देंगे। अब बच्चों जब एल्वोलाई के अंदर जो है वो जरासीम आ गए, आप इमेजिन करें बच्चों, आपको पता है कि ये एक एल्वोलाई है और एल्वोलाई के गिर्द बच्चों इस तरह से कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है। अब बच्चों फर्ज करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे जरासीम जो है वो मौजूद है। अब बच्चों जब एल्वोलाई के अंदर जरासीम मौजूद हैं तो इसके साथ ही बच्चों जो है ये कैपिलरी है, और कैपिलरी के अंदर बच्चों ब्लड है, ठीक है। और ब्लड के अंदर आपको पता है रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी है, ठीक है। अब बच्चों ये जो ब्लड ये जो ब्लड वेसल है कैपिलरी, इसके अंदर जो हमारी बॉडी की आर्मी है, आप आर्मी समझ लें, व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्होंने जरासीम के खिलाफ लड़ना है बच्चों। अब उन व्हाइट ब्लड सेल से बर्दाश्त नहीं होता कि यहाँ पर बाहर से कोई जरासीम आ गया। बच्चों होता क्या है, ये जो कैपिलरी की दीवारें हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें इनके दरम्यान ना ये स्पेसेस होते हैं सेल्स के दरम्यान। अब बच्चों ये जो स्पेसेस हैं इनके दरम्यान ये जो फासला है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिसके नतीजा में यहाँ से बच्चों जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्रॉस करके यहाँ पर आ जाते हैं। जब ये व्हाइट ब्लड सेल्स बच्चों क्रॉस करके यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो ये इन जरासीम के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, और इनको निगलेंगे, इंगल्फ करेंगे, ठीक है। इंगल्फ करने से मुराद ये है कि इनको निगल लेंगे और बच्चों इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ बच्चों ये जो बैक्टीरिया हैं ये भी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनकी वजह से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। अब बच्चों यहाँ से सेल्स के दरमियान फासला बढ़ता है, जब व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ से निकलकर यहाँ पहुंचते हैं तो साथ ही साथ बच्चों यहाँ से ब्लड के अंदर से कुछ फ्लूइड जो है वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके नतीजा में बच्चों होता क्या, ये जो एल्वोलाई है, ठीक है, जिसके अंदर पहले बच्चों सिर्फ एक बारीक सी सरफेक्टेंट की लेयर मौजूद थी, ठीक है, आपको पता है ना सरफेक्टेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट की एक लेयर मौजूद थी बच्चों। अब यहां पर इस कैपिलरी से निकलकर बच्चों फ्लूइड भी आ गया है, और साथ ही साथ जो फाइट हो रही है जरासीम के दरमियान और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के दरमियान, इसके नतीजा में बच्चों जो पस बनती है, जो रेशा बनता है जिसमें डेड बॉडीज होती हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की और जरासीम की, बच्चों वो भी यहाँ पे जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। बच्चों यहाँ पे होता यह है कि जो एल्वोलाई है, ठीक है बच्चों, ये जो है ये पस से और फ्लूइड से जो है वो भर जाती है, ठीक है। और बच्चों ये जो रिस्पॉन्स है ना हमारी बॉडी का, यहाँ पे आपने देखना है, ये जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, जिसके नतीजा में कैपिलरीज की दीवारों के दरमियान जो स्पेसिस थी ये बढ़ी और इनके नतीजा में यहाँ से व्हाइट ब्लड सेल्स निकलकर यहाँ पर आए, ठीक है बच्चों। इसे हम जो है वो इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक तो फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ब्लड का फ्लो भी ज्यादा कर दिया जाएगा। क्यों ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, ताकि यहाँ पे बच्चों जो है ज्यादा से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंचाए जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक इन्फ्लेमेशन जो है वो जनरेट हो जाते हैं, और इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या होते हैं मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताए थे। रेडनेस होती है, हीट होती है, पेन होता है, ठीक है, स्वेलिंग होती है, वहां पर लॉस ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता जहां पे जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है।
तो स्टूडेंट्स अब जब यहाँ पे ये एल्वोलाई के अंदर जब बच्चों फ्लूइड और पस भर जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि जितनी भी एल्वोलाई है बच्चों, ये यहाँ से फ्लूइड और पस से जो है वो भर गई है। अब बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जिसने इस कैपिलरी के अंदर जाना है, अब इस ऑक्सीजन को बच्चों इस फ्लूइड और पस से गुजर कर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन की बच्चों जो स्पीड है डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन का मतलब ये है कि इसकी यहाँ से यहाँ आने की जो रफ्तार है वो सुस्त हो जाएगी, और बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये बहुत कम हो जाएगा, और बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बच्चों इसके नतीजा में होगा क्या, इसके नतीजा में होगा ये कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसका लेवल कम हो जाएंगे और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पीछे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर डाल दी जाती है, ठीक है, और बच्चों यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है बच्चों, ये जिन टिश्यूज के अंदर मौजूद होती है उनको ये ब्लूइश कलर देती है, ठीक है। अब बच्चों होगा ये, जब हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी में बच्चों जो स्किन है, इसके अलावा जो बॉडी में बच्चों नेल्स हैं, ठीक है, और लिप्स हैं बच्चों, इनका जो कलर है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा। अब ब्लू क्यों होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यूज को ब्लूइश कलर देना स्टार्ट कर देगी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हम आगे सिम्टम पढ़ेंगे नमूनिया का, जिसमें जो है वो स्किन जो है वो ब्लू हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जो नमूनिया है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड करता है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है आपको हेल्दी एल्वोलाई नजर आ रहे हैं, और ये ऐसे एल्वोलाई हैं जो कि नमूनिया के पेशेंट्स के होते हैं, जो कि फ्लूइड और पस से जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से भरे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आपको देखें, आपको स्वेलिंग नजर आ रही है ब्रोंक्यूल्स की। बच्चों अब ऊपर वाली स्लाइड की तरफ मैं आपको वापस लेके आता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों, इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, एल्वुलर वॉल्स एल्वोलाई की दीवारों से और पल्मोनरी कैपिलरी से जो है वो लीकेज होती है फ्लूइड की, और एल्वोलाई जो है बच्चों वो फ्लूइड से और ब्लड सेल से और पैथोजेंस, पैथोजेंस कहते हैं जरासीम से भर जाते हैं, जिसके नतीजा में बच्चों जो गैसों का तबादला है ये मुतासिर होता है, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों आप लोगों को नमूनिया को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, नमूनिया इज अ फॉर्म ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बच्चों एक्यूट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी बीमारी जो कि अचानक से शुरू हो, जिसका रैपिड ऑनसेट हो, अचानक से शुरू हो, और वो कुछ देर के अंदर अंदर जो है, कुछ देर से मुराद कुछ दिनों के अंदर अंदर वो खुद ब खुद ठीक हो जाए, ठीक है। तो बच्चों इसको हम जो है वो एक्यूट कहते हैं। तो नमूनिया जो है बच्चों वो एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। एक्यूट का मतलब यहां पर ये है कि ये जो नमूनिया है ये सडन स्टार्ट होता है, अचानक से शुरू होता है। इट कैन कॉज माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। बच्चों ये जो है ये मामूली से लेकर जिंदगी को खतरे में डालने वाली बीमारी का सबब बन सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग, जिंदगी को खतरे में डालने वाली इलनेस, बीमारी, या मामूली से लेकर जिंदगी को खतरे में डालने वाली बीमारी का सबब बन सकता है, ठीक है। अब बच्चों इसके एल्वोलाई पर असरात क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, इन नमूनिया के अंदर द एल्वोलाई ऑफ वन और बोथ लंग्स आर इन्फ्लेम्ड। एक या दोनों लंग्स के जो एल्वोलाई हैं वहां पे सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि कैसे होती है, जब वहां पर बाहर से बच्चों जरासीम आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तो होता यह है बच्चों कि हमारे जो कैपिलरी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वहां से क्रॉस करके एल्वोलाई के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों एल्वोलाई की दीवारों के अंदर फ्लूइड और पस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो हम कहते हैं उनकी वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो नमूनिया के अंदर एक या दोनों लंग्स के बच्चों एल्वोलाई जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड आर फिल्ड विद, और वो भर जाते हैं पस रेशे से एंड फ्लूइड, और फ्लूइड से। बच्चों ये जो फ्लूइड वही फ्लूइड है जो कि कैपिलरी की दीवारों के अंदर से लीक होकर एल्वोलाई के अंदर आया था, ठीक है। बच्चों ये जो फ्लूइड असल में ये प्लाज्मा का हिस्सा होता है। प्लाज्मा के अंदर आपको पता है ना, वाटर होते हैं, उसके अलावा उसके अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो असल में ये वही प्लाज्मा का कुछ पोर्शन होता है जो कि लीक होकर किसके अंदर आ जाता है, ठीक है, एल्वोलाई के अंदर आ जाता है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो ज़हन में रखना है। बच्चों यहाँ पे एक और बात, ठीक है, जो कि आपने अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ी होगी कि नमूनिया जो है बच्चों ये एक लंग के अंदर भी हो सकता है और दोनों लंग्स के अंदर भी हो सकता है। लेकिन अगर नमूनिया जो है वो दोनों लंग्स को मुतासर करता है तो इससे हम फिर डबल नमूनिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डबल नमूनिया, ठीक है। आगे देखिए, इट मेक्स ब्रीथिंग पेनफुल। ये सांस लेने को जो है वो दर्दनाक बना देता है, दुश्वार कर देता है। एंड लिमिट्स ऑक्सीजन इनटेक। लिमिट्स का मतलब होता है महदूद करना, और ऑक्सीजन का जो इनटेक है उसको भी क्या कर देता है, महदूद कर देता है। आपको पता है क्यों महदूद हो जाती है? क्योंकि पस और फ्लूइड की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उनके अंदर जो है वो डिफ्यूज नहीं हो पाती। इसके बाद बच्चों इसके कॉजेज देखें नमूनिया के। नमूनिया इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय वायरसेस और बैक्टीरिया। बच्चों जो नमूनिया है ये वायरसेस या बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज्यादा होती है।
बच्चों अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन काज नमोनिया, और इसके अलावा जानदारों की एक एग्जाम जो है नमोनिया का सबब बन सकती है। बच्चों इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है ठीक है वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। बच्चों यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe को टाइप किया है, तो मैंने इसको इटैलिक्स में लिखा है। बच्चों जब आप इसको हैंड रिटन लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइंटिफिक नेम का लिखने का ये रूल है कि जब उसको टाइप किया जाता है तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स मतलब टेढ़े हरूफ में लिखा जाता है, और जब उसको हाथ से लिखा जाता है तो दोनों वर्ड्स को आप इस तरह से सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और आप इसको इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, आप इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह आपकी रेगुलर राइटिंग है ठीक है, और आप साथ इसको जो है वो अंडरलाइन कर देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जहां पे जो इसका पहला वर्ड है बच्चों जीनस का, आपको पता है साइंटिफिक नेम दो नामों पर मुश्तमिल होता है। जो इसका पहला नाम है वो जीनस होता है, और दूसरा नाम स्पीशीज होता है। तो जीनस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल और स्पीशीज का पहला वर्ड हमेशा स्मॉल, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। वो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe जो है ये वो बैक्टीरिया जो कि नमूनिया का सबब बनता है। उसके अलावा कुछ वायरसेस की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। बच्चों वायरसेस की वजह से जो नमूनिया होता है ठीक है वो आमतौर पर जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो ठीक हो जाता है। आपको इसमें ज्यादातर केसेस के अंदर आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि बैक्टीरिया के केसेस में आपको एंटीबायोटिक्स जो है वो लेने पड़ते हैं ठीक है। बच्चों जैसे यहाँ पे देखें ह्यूमन रीनो वायरस। अब बच्चों एक वायरस है ह्यूमन रीनो वायरस, जिसकी वजह से बच्चों आमतौर पर आप जिसे आप कहते हैं फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, बहुत कॉमन वायरस है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो फ्लू हो सकता है, जुकाम हो सकता है, और बाजुकात इसी वायरस की वजह से जो है वो नमूनिया भी हो सकता है ठीक है। और बच्चों इसके अलावा बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ फंजाई की स्पीशीज हैं जिनकी वजह से जो है वो नमूनिया डेवलप हो सकता है, तो आपने इसके कॉजेज को जो है वो याद रखना है ठीक है। इसके अलावा जो इसके सिम्टम्स हैं, अलामात क्या क्या है नमूनिया की? कफ विद फ्लेम। बच्चों कफ कहते हैं खांसी को, फ्लेम कहते हैं बलगम को ठीक है। खांसी के साथ आपको पता है कि बलगम आती है। बच्चों बलगम क्यों आती है? क्योंकि एल्वोलाई जो है ये फ्लूइड और पस से भर जाते हैं। अब बच्चों होता ये है कि बॉडी की कोशिश होती है कि जो एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड और पस है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए, तो आपकी बॉडी जो है वो कफ रिफ्लेक्स जनरेट करती है, जिसके नतीजे में आपको खांसी आती है, और उस खांसी के साथ वो जो फ्लूइड और पस है वो भी आता है ठीक है। तो यहाँ पे देखें कफ के साथ जो है वो फ्लेम होती है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। बच्चों सांस में जो है वो कमी होती है। सांस में कमी क्यों होती है बच्चों? क्योंकि ये जो एल्वोलाई हैं आपके ठीक है, जो एल्वोलाई हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये फ्लूइड और पस से क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वोलाई फ्लूइड और पस से भर गए हैं। अब बच्चों इसके नतीजा में जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन है कैपिलरीज के अंदर वो कम हो जाती है बच्चों, जिसके नतीजा में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। अब हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों? एक तो जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देती है ताकि वो जो कम ऑक्सीजन है उसको तेजी से बॉडी को सप्लाई कर सके। दूसरा बच्चों क्या करती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों इसकी स्पीड को भी बढ़ा देती है। हमारी बॉडी जो है वो तेजी तेजी से सांस लेने लगती है, ताकि अब वो जो कम ऑक्सीजन आ रही है उस कम ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके ठीक है। तो अब बच्चों नमूनिया का जो पेशेंट होता है उसे ऐसे लगता है, जब उसको तेजी तेजी से सांस आता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे उसको सांस की कमी हो रही है ठीक है। तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इस तरह से सिम्टम अपीयर होती है। इसके अलावा बच्चों चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है। जाहिर सी बात है जब लंग्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है तो वहां पे पेन तो होगी। उसके बाद फीवर बच्चों, बुखार होता है, बुखार हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। ब्लूनेस ऑफ स्किन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आपने इसको याद रखना है कि नमूनिया के पेशेंट के अंदर जो स्किन है ठीक है, जैसे नेल्स हो गए, लिप्स हो गए बच्चों ठीक है, ये ब्लू हो जाते हैं ठीक है। ब्लू क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की वजह से यहाँ पे जो है वो ब्लू कलर अपीयर होता है। उसके बाद बच्चों लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट बच्चों एपेटाइट कहते हैं भूख को, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख नहीं लगती। अब बच्चों जो नमूनिया है इन पेशेंट में एक सिम्टम आपको ये भी मिलती है कि भूख नहीं लगती है। भूख ना लगने की वजह ये है कि आपकी बॉडी का जो मेन फोकस होता है वो जरासीम से लड़ने पर होता है। तो बॉडी क्या करती है, डाइजेशन को जो है वो स्लो कर देती है या स्टॉप कर देती है, और जो मेन फोकस है उसका वो जरासीम से लड़ने पर होता है। अब जाहिर सी बात है जब डाइजेशन स्लो हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी तो मजीद भूख भी नहीं लगेगी ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए स्टूडेंट्स हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एनोरेक्सिया। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? एनोरेक्सिया ठीक है। तो आपने इसको भी जहन में रखना है। हम इसको आगे पल्मोनरी टीबी के अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट को एनोरेक्सिया के नाम से देखेंगे। इसके अलावा बच्चों हाई हार्ट रेट, मैंने आपको बता दिया दिल की धड़कन की रफ्तार जो है वो ज्यादा हो जाती है। उसके बाद फटीग बच्चों, थकावट होती है। थकावट क्यों होती है? क्योंकि बच्चों जब ऑक्सीजन की जिस्म में कमी हो जाती है, आपको पता है कि हमारी बॉडी ने काम करने के लिए जो है वो उसको ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़े और उससे एनर्जी हासिल करे। लेकिन जब ऑक्सीजन कम होती है तो बच्चों बॉडी के अंदर होता क्या है कि ग्लूकोज जो है उसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ना शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिलती जो कि उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजा में मिलती है। और बॉडी में बच्चों जैसी एनर्जी की
कमी होती है तो बॉडी के अंदर एक सेंस ऑफ फटीग आ जाती है, एक थकावट की कैफियत आ जाती है। तो वो जो इसके सिम्टम्स बहुत आसान है, मैंने आपको इनकी वजूहात भी बता दी हैं, तो आप लोगों ने इनके सिम्टम्स को अच्छी तरह से याद रखना है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि एक बीमारी के सिम्टम्स जो हैं वो आप दूसरे से मिक्स ना करें, क्योंकि जब आप बीमारी को समझ कर पढ़ेंगे तो आपको उनके सिम्टम्स जो हैं वो नहीं भूलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसका ट्रीटमेंट देख सकते हैं नमूनिया का। स्पेशल एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल नमूनिया। मुझे अब खास तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर जब आगे आप मेडिकल साइंसेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप प्रॉपर इन एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और वहाँ पे आप इनके नाम भी याद करेंगे। तो अभी सिर्फ आपने इनकी कैटेगरी याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जब मैं इस लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर देती है। इसका मतलब ये है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरिया को किल कर देती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है तो उनको मारना अब ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपने अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो दो तरह से काम करती हैं। कुछ जो है वो बैक्टीरियोसिडल होती हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, और कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपने ज़हन में रखना है। बच्चों इनको हम बैक्टीरियल नमूनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़हन में रखें एंटीबायोटिक्स जो है वो हम वायरल नमूनिया के अंदर नहीं देते। वायरल नमूनिया के अंदर क्यों नहीं देते? क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरसेस को किल नहीं करती। इसके अलावा बच्चों एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स हम कहते हैं पेन किलर्स को। पेन किलर्स कहते हैं दर्द कम करने वाले या दर्द को खत्म करने वाले ऐसी दवाइयां जो दर्द को कम करती हैं, दर्द को खत्म करती हैं, इनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। इसके अंदर दो मेजर कैटेगरी, दो इंपॉर्टेंट जो है कॉमनली हम यूज करते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक पैनाडोल, जिससे हम इसका फॉर्मूला होता है पैरासिटामोल, ठीक है, ये एक एनाल्जेसिक है। इसके अलावा एक डिस्प्रीन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है एस्पिरिन, ठीक है, ये भी एक एनाल्जेसिक है। इसको हम बुखार और दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों तीसरा जो इसके ट्रीटमेंट में एक ऑप्शन है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बच्चों एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, बीमारी से पहले जिस्म के अंदर एक ऐसी जो है वो दवाई इंजेक्ट करते हैं जो कि हमारे जिस्म में उस मखसूस बीमारी के खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी पैदा कर देती है, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको पैदा कर देती है, ठीक है। तो एक ऐसा तरीका जिसमें बीमारी से पहले जिस्म के अंदर ऐसी दवाई का इंजेक्ट कर दिया जाए कि वो उस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत हमारे जिस्म में पैदा करे, तो इसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो मखसूस बैक्टीरियल और वायरल नमूनियाज के खिलाफ जो है वो वैक्सीन लगवा लेते हैं। अब वैक्सीन लगाने से क्या होता है, तो जो वैक्सीन में आमतौर पर ना कमजोर जरासीम होते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें बैक्टीरियल नमूनिया की आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो कमजोर बैक्टीरिया होते हैं, वायरल नमूनिया की लगवा रहे हैं तो उसके अंदर कमजोर वायरस होते हैं जो कि आपके जिस्म में जाकर बीमारी तो नहीं फैला सकते, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि आपका जिस्म जो है उन जरासीम को पहचान कर और उनके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। और जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं बच्चों, इसका फायदा ये होता है कि बाद में जिंदगी में अगर कभी ये दोबारा से हेल्दी वायरस या बैक्टीरिया आपके जिस्म में आते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर उनके खिलाफ फौज जो है वो पहले से तैयार होती है और उनको फौरन से मार दिया जाता है और आपको जो है वो फलां बीमारी नहीं होती। तो आपने इसको भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद बच्चों हमारे जो है वो एक बीमारी खत्म हो गई। यहाँ पे बच्चों हमारा दूसरा डिसऑर्डर स्टार्ट होता है जो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। बच्चों असल में ये जो एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, इसे आम तौर पर टीबी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोहलिक, बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है जिसे टीबी के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये जो टीबी है ये हमारे जिस्म के अलग अलग पार्ट्स के अंदर हो सकते हैं। ये लिवर के अंदर हो सकता है, ये ब्रेन के अंदर हो सकता है, बोन्स के अंदर ये कॉज कर सकता है, ठीक है। तो टीबी जो बीमारी है बच्चों एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये जो है ये हमारे जिस्म के जिस हिस्से के अंदर स्प्रेड करेगा वहां पे जाके जो है ये अपनी तादाद को ज्यादा करना शुरू कर देगा। और जब बच्चों इस बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा होगी तो जिस्म के उन मखसूस हिस्सों के अंदर ये छोटे छोटे सुराख बना देते हैं, कैविटीज जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब बैक्टीरिया की वजह से बच्चों लंग्स में टीबी हो तो इसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, आपने यहाँ पे जो है वो इसको ध्यान से समझना है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपने इस नेम को जो है वो जहन में रखना है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और नमूनिया जो कॉज करने वाला बैक्टीरिया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाए। क्लियर? अब बच्चों अब जब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये लंग्स के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे ये सेम वही मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बताया था। जब ये लंग्स के अंदर दाखिल होता है तो बच्चों यहाँ पे ये एल्वोलाई के अंदर आ जाता है। अब बच्चों जब बाहर से जरासीम जो है वो एल्वोलाई के अंदर आए तो हमारे इन कैपिलरीज के अंदर व्हाइट ब्लड सेल से कैसे बर्दाश्त होगा कि बाहर से जरासीम आ गए? तो ये बच्चों फौरन से वही तरीका जो मैंने आपको नमूनिया में बताया था,
यहाँ से बच्चों व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे मूव करेंगे और बच्चों उनको जो है खत्म करना शुरू करेंगे। अब बच्चों जब यहाँ से व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पे बच्चों जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, फ्लूइड भी यहाँ पर मूव करेगा। अब बच्चों ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, जो कि टीबी कॉज करता है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास ये सलाहियत है कि जब हमारे जिस्म के व्हाइट ब्लड सेल्स इनको खत्म करने के लिए निगलते हैं तो बच्चों इनके पास एक ऐसा तरीकाकार होता है कि उन व्हाइट ब्लड सेल्स को अपने ऊपर असर ही नहीं करने देता, उन व्हाइट ब्लड सेल्स को ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने नहीं देता, बल्कि उन व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये अपनी तकसीम शुरू कर देता है, उनको अपना घर बना लेता है उन व्हाइट ब्लड सेल्स को, और उनके अंदर जो है वो अपनी कॉपीज तैयार करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब बच्चों इसके नतीजा में होता क्या है, इनकी कॉपीज जो है वो मुसलसल तैयार होती रहती हैं और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इनको कुछ भी नहीं कह पाते। अब बच्चों फिर ये अपनी तादाद को ज्यादा कर लेते हैं और बच्चों ये जो आपको नजर आ रहे हैं एल्वोलाई की दीवारें, ठीक है, इनको बच्चों ये तोड़ना शुरू कर देते हैं, इनकी नेक्रोसिस स्टार्ट कर देते हैं। नेक्रोसिस समझते हैं ना आप, नेक्रोसिस कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स, सेल्स की जो हादसाती मौत होती है इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो बच्चों जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एल्वोलाई की दीवारों को जो है तोड़ना शुरू कर देता है, साथ ही साथ बच्चों ये इन खून की नालियों की ब्लड वेसल्स की दीवारों को भी तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ से खून जो है वो हवा की नालियों में आता है और फिर यही खून जो है वो खांसी के जरिए जो है वो बाहर भी आता है। ठीक है, हम आगे इसकी सिम्टम पढ़ेंगे कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर खांसी के साथ जो है वो ब्लड भी आता है, आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब ये जो लंग्स के अंदर ब्रेकडाउन है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। पहले लंग्स के अंदर एक छोटा सा सुराख बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों मजीद ये अपनी तादाद को ज्यादा करते हैं और मजीद लंग्स के अंदर ब्रेकडाउन होती है, और बच्चों ये जो सुराख है लंग्स के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता होता जो है वो काफी बड़ा हो जाता है। मैं आपको नीचे से जो है वो अगर यहाँ से डायग्राम से दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले बच्चों एक छोटा सा यहाँ पे एक होल बना, उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक बड़ा होल बना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लंग्स जो है वो कितनी बुरी तरह से यहाँ से डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कितनी खतरनाक किस्म की बीमारी है। अब बच्चों ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जिस्म के जिस हिस्से में जाता है वहां पे जाके बिल्कुल इसी तरह से एक्ट करता है, ये वहां पे कैविटीज को जनरेट करना शुरू कर देता है, वहां पे जो है वो उस ऑर्गन को जो है वो उस नेक्रोसिस स्टार्ट कर देता है, उस ऑर्गन के सेल्स की डेथ करवाना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों, आए हम इसको जो है वो रीड करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपके बुक के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से लिखा हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं आम जुबान में, इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन। बच्चों क्रॉनिक का मतलब ऐसा इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू होता है और काफी देर तक रहता है, इसको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों की क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो कि स्लो स्टार्ट होता है और काफी देर तक रहता है, और इसकी वजह क्या है, बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मैंने इसको भी देखें इटैलिक्स में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो आपने इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, जीनस का पहला वर्ड कैपिटल और स्पीशीज का पहला वर्ड स्मॉल में लिखना है। बच्चों उसके बाद वो कहता है इट कैन अफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जिस्म के बहुत सारे हिस्सों को जो है वो मुतासर कर सकता है, बट इट जनरली अफेक्ट द लंग्स, लेकिन ये आम तौर पर जो है वो हमारे फेफड़ों को मुतासर करता है। अब बच्चों अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लंग्स के अंदर टीबी कॉज कर दे तो इसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, हम जहन में रखें कि जो पल्मोनरी वर्ड है बच्चों ये लंग्स के लिए मखसूस है। ठीक है, लंग्स को स्पेसिफाई करता है, तो जहां पे भी लफ्ज पल्मोनरी आ जाए ना इसका मतलब यह है कि लंग्स के हवाले से कोई बात हो रही है, तो अगर लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो इसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप हेडिंग देंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि किस तरह से जो टीबी लंग्स का टीबी है, ठीक है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैलता है। स्टूडेंट्स वो कहते हैं इट इज हाईली कंटेजियस, कंटेजियस कहते हैं कोई भी ऐसी बीमारी जो कि बहुत जल्द एक शख्स से दूसरे शख्स में फैले, इसको हम कंटेजियस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा 2019 से लेकर 22 तक जो कोविड-19 था दुनिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फैला, तो वो एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत तेजी से फैलता था। ठीक है, तो ऐसी बीमारी जो कि बहुत तेजी से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैले इसको हम कंटेजियस कहते हैं। तो ये जो टीबी है बच्चों ये भी बहुत ज्यादा कंटेजियस है, बहुत ज्यादा कंटेजियस से मुराद ये है कि बहुत जल्द ये एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैल जाती है, और ये किसके जरिए फैलती है, एंड स्प्रेड्स थ्रू कफ और स्नीजेस। बच्चों खांसी के जरिए या छींक के जरिए फैलती है। अब खांसी और छींक के जरिए कैसे फैलती है बच्चों, जब बच्चों एक शख्स जो है वो खांसता है या फिर छींकता है तो उसकी बॉडी के अंदर से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स समझ सकते हैं ना कि जो हवा के साथ सांस के साथ जो है वो पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो बाहर आते हैं। अब बच्चों उन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं अगर वो किसी और शख्स के ऊपर गिर जाएं
तो जब वो शख्स जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हवा के जरिए उसके लंग्स के अंदर चले जाएं तो उस शख्स को भी जो है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि कफ या स्नीजेस के जरिए फैलता है। ऐसा नहीं है कि एक शख्स को जो है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है और आप उस शख्स से जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उस शख्स के साथ जो है वो खाना खा रहे हैं, आप उस शख्स को टच कर रहे हैं तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कफ या स्नीजेस जिसमें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स शामिल हैं, ठीक है, उन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ये फैलती है। अब बच्चों इसके लंग्स पे असरात क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया जो है बच्चों वो लंग्स के अंदर दाखिल होता है, मल्टीप्लाई अपनी तादाद को ज्यादा करता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, और फिर क्या होता है बच्चों, लंग के टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है जिसमें एल्वोलाई भी शामिल है। बच्चों वही बात जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि यहाँ पे बच्चों जैसे ही आते हैं ठीक है अपनी तादाद को ज्यादा करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, एल्वोलाई को बच्चों डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे देखें बच्चों, द डैमेज टू द एल्वोलाई, और ये जो एल्वोलाई को बच्चों जो डैमेज किए करते हैं ये जो बैक्टीरिया, कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज। इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी सी कैविटीज बन जाती है। कैविटीज कहते हैं खाली खानों को, छोटे छोटे खाली खाने बन जाते हैं या होल्स जिनको आप सुराग भी कह सकते हैं इन द लंग टिश्यू। लंग टिश्यू के अंदर बच्चों छोटे छोटे से जो है वो स्मॉल कैविटीज या फिर होल्स बनना शुरू हो जाते हैं, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लंग्स टू फंक्शन प्रॉपरली, और जो कि आगे लंग्स को अपने काम को सही तरह से करने के लिए बच्चों दुश्वारी का सामना होता है। ठीक है, जब ये होल्स बन जाते हैं तो लंग्स अपने काम को जो है वो सही तरह से नहीं कर पाते और उनको अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफिकल्टी का सामना होता है। इनका फंक्शन क्या है, जाहिर सी बात इन्होंने जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवानी है, तो गैसों का तबादला जो है वो सही तरह से नहीं हो पाता। आगे देखें बच्चों, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इन एडवांस्ड स्टेजेस। एडवांस स्टेजेस से क्या मुराद है बच्चों कि जब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको काफी देर हो गई है और लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो होल्स डेवलप हो गए और लंग्स काफी ज्यादा डैमेज हो गए हैं, ठीक है, तो आखिरी स्टेजेस में जो एल्वोलाई हैं आर सो डैमेज, वो इतने हद तक जो है वो नुकसान उन्हें पहुंच जाता है कि जो लंग्स हैं में बिकम अनएबल टू सप्लाई द बॉडी विद इनफ ऑक्सीजन, के जो लंग्स हैं बच्चों ये जिस्म को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई करने के काबिल नहीं रहते। दिस कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। इसके नतीजे में बच्चों एक कंडीशन होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर से मुराद ये है कि फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपके सांस लेने का निजाम है ये नाकाम हो गया है। सांस लेने का निजाम जो है इसका काम क्या है कि इसने जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को लाना है और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, लेकिन बच्चों जब ये अपना काम ना करे तो इसको हम रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। और काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लंग्स जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। अब जब रेस्पिरेटरी फेलियर होगा बच्चों तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी बच्चों कहते हैं कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन जिसमें आपको फौरन मेडिकल असिस्टेंस चाहिए हो, तिब्बी मदद चाहिए होती है बाया मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है, जिसमें फौरन से आपको जो है वो आईसीयू में लेके हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में लेके जाया जाता है, इमरजेंसी के बाद फिर आईसीयू में लेके जाया जाता है, वहां पे आपको हर तरह की फौरन तिब्बी इमदाद दी जाती है। अगर फौरन तिब्बी इमदाद ना मिले तो बच्चों पेशेंट के अंदर जो है वो परमानेंट डिसएबिलिटी या फिर डेथ हो सकती है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। इसके बाद बच्चों पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है इनके सिम्टम्स हम देख लेते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए मेजर सिम्टम्स जो हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के वो क्या हैं, कफ विद ब्लड। बच्चों मैंने आपको बता दिया कि ये जो बैक्टीरिया ना सिर्फ एल्वोलाई की दीवारों को डैमेज करते हैं बल्कि उन एल्वोलाई के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं उनको भी डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो एयरवेज के अंदर आ जाता है और फिर वो खांसी के साथ जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से बाहर आता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का ऊपर लिख लें, मतलब लिख लें इसका मतलब होता है वक्फे वक्फे से। इंटरमिटेंट फीवर, वक्फे वक्फे से बुखार होता है, यूजुअली इन द इवनिंग, जो कि आमतौर पर बच्चों शाम के वक्त जो है बुखार होता है। ठीक है, मतलब एक दिन हुआ वक्फे वक्फे से बुखार होता है, एक दिन शाम के वक्त बुखार हुआ फिर उतर गया, फिर अगले दिन शाम को फिर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर जो है वो फीवर होता है। अब जो है शाम के वक्त आम तौर पर होता है, वैसे नहीं है कि हमेशा शाम के वक्त होना है, यूजुअली शाम के वक्त होता है, ऐसा देखा गया पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स के अंदर। उसके बाद जो नाइट स्वेट्स, रात के वक्त जो है वो पसीने आते हैं। अब जो आपको पता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है, आपको फीवर होता है, तो आपकी बॉडी की कोशिश होती है कि बॉडी के टेम्परेचर को वापस नॉर्मलाइज किया जाए, तो बॉडी जो है वो पसीना खारिज करती है, स्वेट खारिज करती है। उस पसीने से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। जाहिर सी बात है जब शाम के वक्त बुखार हो रहा है तो जो स्वेट्स हैं वो भी पेशेंट को कब आएंगे, रात के वक्त आएंगे। ठीक है, तो नाइट स्वेट्स होते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इसको देखें पहले, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना। पल्मोनरी टीबी के अंदर बच्चों भूख नहीं लगती। अब भूख ना लगने की वजह से बच्चों होता क्या है, जिस्म जो है वो कमजोर हो जाता है और वेट लॉस होता है, वजन में कमी आती है। उसके बाद बच्चों जो पेशेंट है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है।
डिप्रेशन का मतलब जहनी पसमानदगी का शिकार हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, वीकनेस, उसके अंदर कमजोरी आती है, भूख ना लगने की वजह से वजन कम होता है, कमजोरी आती है। ड्राई कफ का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स में कफ के साथ फ्लेम नहीं होती, बलगम नहीं होता, कफ के साथ ब्लड होती है लेकिन फ्लेम नहीं होता। तो ड्राई कफ का मतलब आपने जहन में रखना है, ठीक है। ड्राई कफ से क्या मुराद है? कफ विदाउट फ्लेम, बगैर बलगम के जो खांसी होती है। उसके बाद बच्चों आखिर में है चेस्ट पेन, सीने में दर्द होती है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा ऑफ द लंग्स। आपको पता है बच्चों, जब लंग्स की दीवारें जो हैं ये डैमेज होती हैं तो लंग्स के जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं, और प्लूरा बच्चों दो मेम्ब्रेन्स हैं ये, एक है विजरल प्लूरा और एक है पैराइटल प्लूरा। बच्चों इन दोनों की जब इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, तो बच्चों इन दोनों की इन्फ्लेमेशन के नतीजा में जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे इनहेलेशन के नतीजा में, और फिर बच्चों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक्सहेलेशन के नतीजा में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा क्या कि इनके आपस में जो है वो फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से यहाँ पे जो है वो पेन होगी, सीने में दर्द होगी। तो चेस्ट पेन जो है ये होती है क्यों? क्योंकि लंग्स के गिर्द जो मेम्ब्रेन्स मौजूद है जिनको हम प्लूरा कहते हैं, जब उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसकी आसान से सिम्टम्स है। इसके बाद बच्चों इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स द यूज ऑफ मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो पेशेंट को दी जाती हैं ओवर लॉन्ग पीरियड, एक तवील अरसे तक, ठीक है, जैसे कि 9 मंथ्स तक। जो 6 से लेकर 9 मंथ्स तक जो है ये वेरी करता है, ठीक है, ज्यादातर 9 मंथ्स जो है वो लिखा जाता है। तो आपने 9 मंथ्स ज़हन में रखने हैं कि जो पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स हैं इनको 9 महीनों तक जो है वो एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। कोर्स करवाने से मुराद ये कि 9 माह तक इन्होंने मुसलसल एंटीबायोटिक्स जो है वो लेनी है, ठीक है, रेगुलरली, बाकायदा, ठीक है। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। अगर बच्चों एक मखसूस अरसे के लिए एंटीबायोटिक्स छोड़ देंगे तो उनके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया जो है वो दोबारा से ताकतवर हो जाएंगे, और हो सकता है कि उन्हें जो है वो मजीद ज्यादा देर तक एंटीबायोटिक्स जो है वो फिर लेनी पड़े। तो इसके लिए जो है बच्चों एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स है इसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, आपको बाकायदगी से इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हैं वो खत्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स को तफसील से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।